नमस्कार, मैं हरिप्रसाद अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। इस वीडियो में पुनः आपका स्वागत करता हूं। और जैसा पिछले वीडियो में मैं आपको इल्तुतमिश के बारे में बता रहा था, और हमने उस वीडियो में इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयों और उसने किस तरह से निवारण किया उसके बारे में हमने पढ़ा था। और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज इल्तुतमिश के काल की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन करते हुए इल्तुतमिश के प्रमुख कार्यों की समीक्षा करेंगे। और अंत में हम निष्कर्ष के रूप में ये देखेंगे कि इल्तुतमिश ही वास्तव में प्रथम भारतीय मुस्लिम सम्राट था जिसने दिल्ली सल्तनत को एक सुदृढ़ रूप से स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी, और इसलिए उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम सर्वप्रथम चंगेज़ खां के आक्रमण की बात करेंगे, जो इल्तुतमिश के समय में एक बहुत बड़े संकट के रूप में यहाँ उपस्थित हुआ था। और भारत की उत्तर पश्चिम सीमाओं पर 1221 में तिमुजन के नेतृत्व में चंगेज़ खां के नाम से एक प्रसिद्ध आक्रमणकारी हुआ है, उसका आक्रमण का प्रबल खतरा उपस्थित हो गया था। चंगेज़ खां के नेतृत्व में तारतारी के पठारों से निकलकर मंगोलों ने ख्वारिज़म के राज्य को तहस नहस कर डाला तथा उस पर अधिकार कर लिया। ख्वारिज़म के शाह ने तो भागकर कैस्पियन तट के शरण ली, किंतु उसका युवराज जलालुद्दीन मंगवर्दी भागकर पंजाब की तरफ आया और मंगोल भी उसका पीछा करते हुए सिंध नदी के उस पार आ पहुँचे। जलालुद्दीन मंगवर्दी ने इल्तुतमिश के पास अपना दूत भेज करके उसे शरण मांगी, किंतु इल्तुतमिश ने शरण देने से मना कर दिया और इस तरह से उसने दिल्ली पर एक बड़े आक्रमण का खतरा टाल दिया। उसने बड़ी विनम्रतापूर्वक उसको शरण देने से इनकार करते हुए उसे पंजाब से निकाल कर बाहर कर दिया, और मंगवर्दी यहाँ से मुल्तान चला गया और कुबाचा से उसने मुल्तान छीनने की कोशिश की। 1224 में मंगवर्दी यहाँ तक रहा और इस समय उसने कुबाचा से लगातार करके उसके राज्य के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। और 1224 में मंगवर्दी भारत से चला गया। 1227 में जब तक चंगेज़ खां जीवित रहा, इल्तुतमिश ने सिंधु घाटी में सत्ता प्रचार का कोई प्रयत्न नहीं किया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके नवसृजित स्थापित दिल्ली सल्तनत को चंगेज़ खां के संभावित आक्रमण से बचा लिया, जो उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। और साथ ही साथ चंगेज़ खां के संभावित आक्रमण को टालने के साथ ही साथ कुबाचा, जो उसका एक बहुत बड़ा प्रबल शत्रु था और जो उसकी सत्ता को लगातार चुनौती दे रहा था, उस संकट का भी समाधान हो गया। कुबाचा की शक्ति का दमन हो गया और इल्तुतमिश ने ऐसी परिस्थितियों का फ़ायदा उठा करके अपनी सेनाओं के साथ बक्कर के किले पर हमला किया, तो वह डर के मारे कुबाचा सिंधु नदी में कूद पड़ा और डूब कर मर गया। मुल्तान और उच्च दिल्ली सल्तनत में मिला लिए गए और इस प्रकार सिंध और मुल्तान पर भी दिल्ली सल्तनत का अधिकार स्थापित हो गया। तो यह इल्तुतमिश की एक दूसरी बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। इल्तुतमिश की तीसरी बड़ी उपलब्धि बंगाल और बिहार को पुनर्विजय के रूप में माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात बंगाल के शासक अली मर्दान खलजी ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी, परंतु 2 वर्ष बाद ही 1212 में अली मर्दान खां के अत्याचारों से तंग आकर स्थानीय खलजी सरदारों ने उसका वध कर दिया और हिसामुद्दीन ऐवज को अपना शासक चुना, जिसने सुल्तान गयासुद्दीन की उपाधि धारण की और एक स्वतंत्र शासक की भांति शासन करने लगा। इल्तुतमिश की व्यस्तता और समस्याओं का लाभ उठाते हुए उसने बिहार को भी जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। किंतु जैसे ही मंगोल आक्रमण का भय समाप्त हुआ और जलालुद्दीन मंगवर्दी अपने देश वापस लौट गया, तो इल्तुतमिश ने बंगाल की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया और बिहार पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया और वहाँ अपना सूबेदार नियुक्त कर दिया। और उसके बाद 1225 ईस्वी में बंगाल पर अधिकार करने के उद्देश्य से लखनौती की ओर कूच किया। तो उसके आक्रमण का मुकाबला करने के लिए ऐवाज भी अपनी राजधानी से आगे बढ़ा, किंतु इल्तुतमिश की शक्ति से घबराकर अंत में
उसने आत्मसमर्पण कर दिया और इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली तथा युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में बड़ी रकम भी उसने उसको प्रदान की और बिहार पर उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने बंगाल और बिहार पर भी अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। इसके बाद हम देखते हैं इल्तुतमिश की एक और उपलब्धि, राजपूत राज्यों पर पुनः अधिकार स्थापित करना। हम ये बात जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में राजपूत राज्यों ने पुनः अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी और अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करके दिल्ली सल्तनत से अपने आप को अलग कर लिया था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश ने इन राज्यों पर पुनः अधिकार करने के उद्देश्य से 1226 में उनके खिलाफ सैनिक कार्रवाई की और एक एक करके पहले रणथंबोर, फिर मंडोर, जालोर, बयाना, अजमेर, नागौर और अंत में 1231 में ग्वालियर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इन राज्यों को जीतने के बाद उसने 1233 में कालिंजर के विरुद्ध और 1234-35 में मालवा में उज्जैन तथा भिलसा की ओर भी अपनी सेनाएं भेजी। यद्यपि उसे इन आक्रमणों में ज़्यादा सफलता नहीं मिली, फिर भी उसने कई राजपूत शासकों को पराजित कर दिया, उनके नगरों को लूट लिया और उनको जीत करके दिल्ली सल्तनत में कुछ को सम्मिलित भी कर लिया। और इस प्रकार इल्तुतमिश ने अपनी राजनीतिक उपलब्धियों में लगातार सफलताएं प्राप्त की और 1236 में इल्तुतमिश बीमार हो गया और उसका अंततः 30 अप्रैल 1236 को देहांत हो गया। लेकिन इल्तुतमिश का मूल्यांकन अब हम करेंगे और उसमें यह देखेंगे कि इल्तुतमिश के जो प्रशासनिक और जो आर्थिक व्यवस्था से संबंधित जो कार्य थे, उसने इतिहास में उसे दिल्ली सल्तनत के शासक के रूप में या भारत में मुस्लिम साम्राज्य के शासक के रूप में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। तो इस क्रम में हम सबसे पहले इल्तुतमिश के प्रशासनिक कार्यों का अध्ययन करेंगे और इल्तुतमिश के प्रशासनिक कार्यों में सबसे पहली और एक विशेष बात जो थी वह यह थी कि उसने 40 गुलामों के एक दल का गठन किया। प्रशासन के क्षेत्र में इल्तुतमिश का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था अपने विश्वास और स्वामिभक्त अमीरों के गुट का निर्माण करना, जिससे उसको प्रशासन चलाने में मदद मिल सके। उसने यह समझ लिया कि अधीन कर्मचारियों की पूर्ण स्वामिभक्ति प्राप्त करने का उचित साधन यही है कि सभी उच्च पदों पर वे अमीर नियुक्त किए जाएं जो अपनी उन्नति के लिए पूर्णतः उसी की कृपा पर निर्भर हों। फलस्वरूप उसने अपने तुर्कदास अधिकारियों के एक दल का गठन किया जो 40 गुलामों के दल के नाम से जाना गया और सभी उच्च पदों पर उन्हीं लोगों को नियुक्त किया गया। 40 गुलामों के इस दल को जियाउद्दीन बर्नी ने तुर्कान चहलगानी के नाम से भी पुकारा है। 40 गुलामों के दल का अभिप्राय यह नहीं था कि इस दल के सदस्यों की संख्या 40 थी, बल्कि इस दल में उन तुर्की अमीरों को रखा गया था जो अपने प्रारंभिक जीवन में इल्तुतमिश के दास थे और जो उसी की कृपा से उच्च पदों तक पहुँचे थे। और दूसरा जो प्रशासन की दृष्टि से इल्तुतमिश का महत्वपूर्ण कार्य था वो था इक्ता प्रथा का प्रचलन। इल्तुतमिश ने दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य किया था वो था मध्य एशियाई मुस्लिम राज्यों में प्रचलित प्रथा को, इक्ता प्रथा को भारत में लागू करना। इक्ता का शाब्दिक अर्थ भूभाग होता है। इक्ता दो प्रकार के होते थे, छोटे इक्ता और बड़े इक्ता। छोटे इक्ता भू राजस्व अनुदान होते थे जो लोगों को सैनिक सेवाओं के बदले में दिए जाते थे और जिन्हें ये प्रदान किए जाते थे इनसे केवल भू राजस्व वसूल करने दिया जाता था और जिन्हें ये प्रदान और भू राजस्व वसूल ये लोग वहाँ से वसूल कर सकते थे। इसके साथ ही बड़े इक्ताओं की भांति प्रशासनिक उत्तरदायित्व इसके साथ जुड़े हुए नहीं होते थे। यहाँ तक कि जहाँ तक बड़े इक्ताओं का सवाल है वे प्रांत की भांति होते थे और वे उच्च पदीय कर्मचारियों को दिए जाते थे जिन्हें मुक्ता और कभी कभी वली भी कहा जाता था। मुक्ता अपने प्रदेश के केवल प्रतिरक्षा के लिए ही नहीं बल्कि वहाँ शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी होता था। आवश्यकता पड़ने पर उसको केंद्रीय सरकार को सैनिक दस्ते भी भेजने पड़ते थे। वह राजस्व वसूली भी करता था और अपने वेतन, सेना, प्रशासन का खर्चा काटकर शेष रकम केंद्रीय सरकार को जमा कराता था।
अगली जो उपलब्धि है इल्तुतमिश की वो है मुद्रा प्रणाली। इसने मुद्रा प्रणाली को व्यवस्थित करने का कार्य किया था और उसने पूर्णतः अरबी ढंग का एक चांदी का नया सिक्का चलाया जो तौल में 175 ग्रेन का होता था और जिसे टंका कहा जाता था। छोटे सिक्कों के रूप में उसने तांबे के जीतल का भी प्रचलन किया था और बाद में सुल्तानों के टंकों के लिए एक नमूना था और उन्हीं से आधुनिक रुपए का अंततः विकास हुआ था। विदेशों में प्रचलित टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा के भारतवर्ष में प्रचलन का श्रेय इल्तुतमिश को ही दिया जाता है। अगली उपलब्धि है इल्तुतमिश की न्याय व्यवस्था। उसने न्याय का भी समुचित प्रबंध किया था। शाही महल के द्वार पर 2 सिंहों की मूर्तियां रहती थी जिसके मुख में लगी जंजीर को खींचने से घंटी बजती थी। जिसे कोई फरियाद करनी होती थी वह जंजीर द्वारा सूचना देता था और शाही कर्मचारी तुरंत उसकी बात सुनते थे। यह व्यवस्था रात के लिए भी थी। दिन में केवल लाल वस्त्र पहनकर आने से भी समझ लिया जाता था कि इस व्यक्ति को कुछ कष्ट है और ऐसे व्यक्ति की तुरंत फरियाद सुनी जाती थी। दिल्ली में अनेक काजी भी नियुक्त किए गए थे जो मामलों की सुनवाई करते थे। प्रधान नगरों में अमीर दाद नियुक्त किए गए थे और इन लोगों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का भार प्रधान काजी और सुल्तान पर रहता था। इस प्रकार न्याय के क्षेत्र में भी इल्तुतमिश एक मील का पत्थर के रूप में उसका कार्य साबित हुआ जो आगामी बहुत लंबे समय तक जिसका प्रतिपादन किया जाता रहा, जिसका प्रचलन रहा। और एक और महत्वपूर्ण कार्य जो इल्तुतमिश ने किया वो खलीफा से मान्यता प्राप्त करने का किया। चूँकि खलीफा ईसाइयों के पोप की भांति मुस्लिम जगत का सर्वोच्च अधिकारी होता था, 1229 में बगदाद के खलीफा अल मुस्तरी बिल्लाह ने उसको खिल्लत भेजकर सल्तनत को एक स्वतंत्र इस्लामी राज्य तथा इल्तुतमिश को उसका शासक स्वीकार कर लिया और इस तरह से उसकी सत्ता को धार्मिक तथा राजनीतिक मान्यता प्राप्त हो गई थी। इस प्रकार इल्तुतमिश ने वास्तविक रूप में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने में अपने आप को सही सिद्ध किया था। एक और महत्वपूर्ण कार्य जो इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही कर दिया था और वह था उत्तराधिकारी की नियुक्ति। यद्यपि उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था और राज्य में सर्वाधिक योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्ति को ही शासक बनाने का अधिकार दिया गया था, लेकिन इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही अपनी पुत्री रजिया को, जो उसके विचारों में उसकी जीवित संतानों में सबसे योग्य थी, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके इस क्षेत्र में एक स्वस्थ परंपरा डालने की कोशिश की। यद्यपि इल्तुतमिश के इस निर्णय को उसके सामंतों ने उसकी मृत्यु के बाद स्वीकार नहीं किया और रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बनाया, लेकिन अंततः रजिया शासक बनी जो इल्तुतमिश की एक बहुत दूरदर्शी सोच का परिणाम थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इल्तुतमिश ने अपने देश को एक राजधानी, एक स्वतंत्र राज्य, राजतंत्रीय शासन और शासक वर्ग प्रदान किया था। उसने भारतवर्ष में मुस्लिम प्रभुता की वास्तविक शुरुआत की थी। वह कुशल संगठन करता था और उसने शासन व्यवस्था की प्रथम रूपरेखा प्रस्तुत की थी। उसने एक ऐसे निरंकुश राज्य की नींव डाली जो बाद में खलजियों के शासनकाल में निरंकुशता की पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। इस प्रकार हम ये सिद्ध कर सकते हैं या निश्चित रूप से कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाना चाहिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में अपन इससे आगे का अध्ययन करेंगे।